सपनों को पाने का जुनून जब सिर पर हो तो मुश्किलें खुद ब खुद रास्ता देने लगती हैं। आज मेरे साथ एक युवा जज के संघर्ष की कहानी और जज है मेरे ही गांव इंटल खुर्द सीसर। मेरे गांव की आज पहली स्टोरी कर रहा हूं और बहुत अच्छी स्टोरी है। और युवा सुखबीर जज लगे हैं मेरे गांव के और छोटे भाई हैं, तो उनका संघर्ष कैसा रहा उनसे बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि पड़ताल टीवी की सबसे अच्छी स्टोरियों में से आज की स्टोरी रहेगी। तो एक किसान का बेटा सुखबीर कुमार कैसे अपने संघर्षों को पार करता हुआ जज बनता है, शुरू से लेकर आखिर तक बातें करेंगे। और युवाओं के लिए आज की स्टोरी बहुत रोल मॉडल रहेगी, किस तरह से आप अपनी कमियों को दूर करके अपनी मुश्किलों को एक तरफ करके बुलंदियों को कैसे छू सकते हैं। और सुखबीर कुमार आज गांव में पहुंचे तो पूरे गांव ने पलकों पर बैठाकर भाई का स्वागत किया। गांव में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ और गांव के बस स्टैंड से गांव के सरकारी स्कूल तक पूरे गांव ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पूरा गांव एकजुट था और जिस तरह से आज पहली बार ये गांव इंटल खुर्द का पहला युवा जो कि सबसे बड़े सरकारी पद पर आसीन हुआ है, गांव का पहला जज लग गया है सुखबीर। तो मुझे लगता है कि गांव के और पूरे ग्रामीण परिवेश के युवा बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि एक छोटे किसान के बच्चे भी बड़े सपने ले सकते हैं, बड़े ओहदों तक पहुंच सकते हैं। बात करते हैं सुखबीर कुमार से। मेरे साथ हैं युवा सुखबीर बुरा और ख़ास बात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में पूरे हरियाणा में नंबर 2 रैंक आया है। तो सुखबीर से उनके संघर्ष के बारे में पूछेंगे। आज की युवा पीढ़ी किस तरह से प्रेरणा ले सुखबीर से और संघर्षों को पार करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य है उसका पूरा करे, अपने सपनों को पूरा करे। जी सुखबीर भाई, नमस्कार बहुत सर। बधाई और बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और शायद आप इंटल खुर्द गांव के पहले युवा हो जो इतने बड़े पद पर पहुंचे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी, किस तरह से आपका बचपन से शुरुआत करेंगे? आपकी पढ़ाई कहाँ हुई बिल्कुल शुरुआत से? सर स्टार्टिंग में नर्सरी क्लास से ही मैंने बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया और 10th क्लास तक वहीं अपना शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद 11th और 12th के लिए मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इकस वहाँ एडमिशन लिया और उसके बाद फिर मैंने बैचलर ऑफ साइंस अच्छा, 11वीं और 12वीं सरकारी स्कूल से की? सरकारी स्कूल से किया ठीक सर। है। हाँ जी। और फिर फिर ग्रेजुएशन? उसके बाद ग्रेजुएशन बीएससी के लिए मैं चंडीगढ़ चला गया, तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 से मैंने बीएससी कंप्लीट की। बीएससी कौन सी स्ट्रीम से? बीएससी जनरल थी मेरी, पीसीएम, ओके, फिजिक्स पीसीएम, केमिस्ट्री मैथ्स तीनों नॉन ही थी। मेडिकल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके। और उसके बाद फिर? उसके बाद फिर मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ही, डिपार्टमेंट ऑफ लॉज। तो ये साइंस के बाद नॉन मेडिकल स्टूडेंट शुरुआत में प्लस 2 के बाद एलएलबी ना करके फिर उसके बाद क्या मूड में आया? सर एक्चुअली जब मैं गाँव में रहता था प्लस 2 तक, तो उस टाइम ये था कि एक धारणा सी बनी हुई थी पूरे समाज में कि भई जो पढ़ाई-लिखाई में एक अच्छा स्टूडेंट है, तो उसको हमेशा साइंस साइड में ही जाना चाहिए और वही ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे मैं वहाँ चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ जाके मैंने चीज़ों को समझा, देखा, तो मुझे जैसे कि अपना एक करियर बनाने के लिए, एक करियर ऑप्शन के लिए मुझे बीएससी के बाद मुझे एलएलबी लॉ फील्ड एक ऐसा फील्ड लगा जो मैं लगता था कि मैं उसमें करियर बना सकता हूँ और मेरे माइंड में था कि मैं जुडिशरी के लिए ही जाऊँ। स्टार्टिंग से ही जब मैंने एडमिशन लिया एलएलबी में, ठीक है। तो इस उद्देश्य के साथ ही मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया। किसी मोटिवेशन हुए किसी, या किसी ने बताया, या किसी जज की या किसी सक्सेस वकील की स्टोरी सुनी, वो कैसे मोटिवेट हुए थे? सर एक्चुअली जब मैं बीएससी में था तो उसी टाइम से मैं लाइब्रेरी जाता था। तो लाइब्रेरी में बहुत सारे जैसे सीनियर्स थे जो लॉ डिपार्टमेंट से ही थे, तो वो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं उनसे मिला। तो जैसे-जैसे उनसे मिला, उनसे बातें हुई, तो वहाँ से और उनमें से कई मेरे सीनियर्स ने क्लियर किया, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि अब तो मुझे एलएलबी में एडमिशन लेके और इस रास्ते पे निकलना चाहिए। तो जब एलएलबी में एडमिशन लिया उसी में सपना जज का था टारगेट, या कुछ 20 का भी टारगेट था कुछ? नहीं सर, बिल्कुल, बिल्कुल जब एलएलबी में एडमिशन लिया तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही ये था कि एलएलबी
करने का मकसद ही वो था, जज बनना है। जज बनना। और जींद से फिर चंडीगढ़ का ये कैसे पहुंचे आप? हमारे बच्चे तो यहीं जींद सोनीपत यहीं लोग रह जाते हैं, तो ये चंडीगढ़ तक का अभी एक यहाँ से बच्चा, ये सोच कैसे आई थी? सर एक्चुअली ये था कि मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन करना चाहता था हमेशा। मतलब मैं पढ़ना चाहता था कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। तो आसपास जो हमारे एरियाज हैं, तो उसमें मुझे सबसे अच्छी पंजाब यूनिवर्सिटी लगी। और तो इसलिए मैंने सोचा ठीक कि है। वहीं एडमिशन लेनी ठीक चाहिए। है, लाइब्रेरी में आप पढ़ते थे, थोड़ा वो स्ट्रगल बताओ, कितने घंटे, कितने का संघर्ष, वो सारा। सर एक्चुअली लाइब्रेरी में कोई समय सीमा ऐसी नहीं थी हमारी। हम हमारा पूरा ग्रुप था। तो हम जब हॉस्टल्स में रहते थे, लाइब्रेरी एलएलबी टाइम पे भी, तो जब हमारा मन करता हम जाके सो जाते, और जब हमारा मन करता लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेते। ये कहते हैं सक्सेस हासिल करने के लिए 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे पढ़ना है, इतना हो जाता है? कितना घंटे पढ़ते थे? बिल्कुल सर, 15-16 घंटे पढ़ना तो पड़ता है। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ 24 घंटे, ये कि सिर्फ सोने का टाइम निकाल दो आप, और उसके अलावा आप पढ़ाई पे ही फोकस रखना। ये नहीं कि आप हर टाइम सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हो। नहीं, अगर मेंटली भी आप किसी चीज़ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, अगर उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप वो भी उसमें इंक्लूड करोगे कि आप उस टाइम भी पढ़ रहे हो। और मैं बताऊं, गांव से हैं, छोटे किसान हैं पिताजी, तो किस तरह का वो संघर्ष कैसे था? चंडीगढ़ जैसे महंगे शहर में रहना, वहाँ का इतना खर्चा, वहाँ की इतनी पढ़ाई, लाइब्रेरी खर्चा, सब कुछ, वो स्ट्रगल आपने उसको कैसे पूरा किया? सर जब मैं पीएससी में एडमिशन ली, तो मेरे पापा मुझे हॉस्टल में छोड़ के आए थे चंडीगढ़। तो उस टाइम था कि घर परिवार का कुछ फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं थे। तो लेकिन फिर भी घर वालों ने अपना जैसे तैसे करके मतलब पैसे भेजते थे, हॉस्टल का, बाकी फीस सब कुछ। लेकिन फिर जैसे मैंने बीएससी कंप्लीट की, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करना। तो फिर मैंने बीएससी के बाद ही एलएलबी में एडमिशन लेने के से पहले ही मैंने सोचा कि मैं अपना फाइनेंशियली खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं होम ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है। तो मैंने एक मेरी फ्रेंड होती थी यूनिवर्सिटी में ही, उन्होंने कहीं बाहर जाना था, तो वो ट्यूशन्स पढ़ाते थे। तो मैंने उनको बोला कि आप जो ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर मुझे वो मौका दें पढ़ाने के लिए। तो मैं उनके साथ गया, तो ट्यूशन्स पढ़ाई, होम ट्यूशन्स। तो मैंने उस दिन से लेके और 2023 तक मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाई हैं सब। ओके, और इसी दौरान आपने फिर ये एलएलबी की? एलएलबी की और सारी तैयारियां की। ठीक है। तो मैं अपना चंडीगढ़ में 5-6 होम ट्यूशन्स पढ़ाता था। ओके। एलएलबी की मेरी क्लासेस के बाद मैं होम ट्यूशन्स के लिए जाता, मतलब 5-6 5-6 घरों में जाता, उनके घर में जाके बच्चों को पढ़ा के आता। तो वहीं से मैंने अपना जो एक आर्थिक तौर पर खुद को उसके बाद आप घर वालों पर डिपेंड नहीं रहे आप? हाँ सर, बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ। बड़ा स्ट्रगल रहा, कितनी मेहनत, 5-6 घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, फिर अपने लिए पढ़ने का टाइम निकालना है। ये स्ट्रगल तो बहुत, बच्चे आजकल के सफलता तो देख लेते हैं, ये पीछे का स्ट्रगल नहीं देखते हैं। सर स्ट्रगल तो ये है कि अब सबकी लाइफ में होती है, बट ये है कि एक जो स्ट्रगल को देखने का नज़रिया है, शायद वो सबका अलग-अलग होता है। अगर कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है या फाइनेंशियली वीक है, कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो उसको पहचानेगा और उसको थोड़ा-सा और स्ट्रगल को आगे करने की, उस रास्ते पर दोबारा चलने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है कि समझ सकते हैं। और उसके बाद आप एडीए भी लगे थे, बीच में कभी ये नहीं लगा कि अ, उम्र बढ़ती जा रही है, लगातार बीएससी कर ली, एलएलबी कर ली और जॉब नहीं लगी, घर वालों का कोई प्रेशर, शादी-वादी का, या छोटी-मोटी नौकरी पकड़ ली, इस तरह की कुछ बातें हुई? नहीं सर, एक्चुअली मेरे पिताजी 10th पास हैं और मेरी माताजी वो कभी स्कूल नहीं गए। गई। हाँ। लेकिन मैं और मेरी दादी, मेरे चाचा-चाची सब, मैं कभी उनको ये नहीं मानता कि वो कभी स्कूल नहीं गए या वो समझदार नहीं। उनकी समझदारी सर आज मैं अगर कुछ हूँ, तो सिर्फ़ उनकी समझदारी की वज़ह से हूँ। क्योंकि उन्होंने कभी किसी चीज़ का कोई प्रेशर मेरे पे नहीं डाला। ना कभी कोई शादी का, ना कभी ये कि भई इतना टाइम लग रहा है, स्ट्रगल हो रही है। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। उन्होंने हमेशा सर मुझे सपोर्ट किया। हमेशा ये बोलते थे कि भई जो तेरा रास्ता है,
तू अपना हमने तेरे को पढ़ाया लिखाया जहाँ तक हम कर सकते थे, तू आगे तेरी लड़ाई है, तू लड़ रहा है तो तेरी लड़ाई है, तू लड़ेगा, हमें इसमें कोई इंटरफेयर हम नहीं कर रहे। तो मैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी कुछ समय पहले आप ईडी भी लग गए थे, हाँ जी। उसके बाद फिर कभी उस टारगेट में कुछ डील तो नहीं हुई थी, वही जज वाले टारगेट पे सरकारी नौकरी लगी मिल गई तो? नहीं सर, एक्चुअली एडीए के जब ज्वाइनिंग आई तो उससे पहले ही जुडिशरी के फॉर्म्स फिल कर चुके थे। तो ये था कि वहाँ ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ये कभी भी माइंड में नहीं आया। अपनी एडीए की जॉब भी अच्छी ईमानदारी से की, जितना अभी तक भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ में रात को जैसे लाइब्रेरी जाते थे, फिर पढ़ते थे। तो वो अपनी जो स्ट्रगल थी जो जुडिशरी क्लियर करने की, उस स्ट्रगल को जारी रखा। मॉर्निंग सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक का पूरा ये शेड्यूल बताओगे? जो यूथ है आज भी लाइब्रेरी में पढ़कर तैयारी कर रहे हैं, वो सुखबीर से मोटिवेशन लेना चाहें और वो ट्यूशन के दौरान का भी स्ट्रगल मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या रहता था? सर एक्चुअली जब मैं एलएलबी में था तब तो ये था कि सुबह अपना 6-7 बजे उठते थे, नहा धो के अपना क्लासेस के लिए जाते थे, और हमारी क्लासेस होती थी 12:30 तक। तो 12:30 तक क्लासेस अटेंड करते थे। उसके बाद अपना 1 घंटा 1.5 घंटा दोस्तों के साथ चाय पीते थे, इधर उधर भी घूमते थे 1-1.5 घंटा। उसके बाद मैं अपना ट्यूशन्स पढ़ाने चला जाता था, और 3 बजे जैसे 3 साढ़े 3 बजे स्टार्ट होती थी ट्यूशन्स, और 9-10 बजे तक मेरी ट्यूशन्स होती थी रात को। और सीधा मैं वहाँ से लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी का कब तक रहते थे? लाइब्रेरी फिर मैं ये कि 1-2 बजे तक लाइब्रेरी, रात के 2 बजे तक? हाँ, और फिर आके अपना सो जाता, फिर सुबह उठता वही 6-7 बजे, और फिर वो सेम वही छोटे। अच्छा ये बताओ, इस पढ़ाई के अलावा और क्या शौक थे, और किस तरह लिटरेचर कुछ और भी पढ़ते थे? सर एक्चुअली और कुछ ये था कि मैं हमेशा पहले बीएससी में बीएससी की बुक्स भी, मतलब साइंस साइड था, तो साइंस भी मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, तो उन्हीं में मैं ज़्यादा मेरी रुचि थी। और जब मैं लॉ में एडमिशन लिया तब से मैं सिर्फ लॉ ही पढ़ रहा हूँ। और लिटरेचर और किसी तरह कुछ नहीं लिटरेचर कभी सर इतना मतलब टाइम नहीं मिला कि मैं उस टाइम में से निकाल के लिटरेचर या किसी पढ़ सकूं। शौक है, अब थोड़ा साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ मॉर्निंग इवनिंग में कुछ घूमने का, खेलने का, पर्सनल लाइफ, मूवी देखने का, इस तरह कुछ टाइम निकाला कभी? हाँ सर, जब भी जैसे ट्यूशन से छुट्टी होती, बच्चों की छुट्टी होती, तो शाम को दोस्तों के साथ चले जाते थे, मूवी भी देखने जाते थे, और क्रिकेट भी खेल लेते थे। अच्छा। हाँ किस किस चीज़ का शौक है सुखबीर को? सर, मुझे स्पोर्ट्स में सिर्फ अपना क्रिकेट है, और मूवीज़ देखने का शौक इतना नहीं है, बट ये कि कभी-कभी दोस्तों के साथ टाइम एन्जॉय करने के लिए तो हम चले जाते हैं। सुखबीर की लाइफ का रोल मॉडल क्या है? कौन है? सर रोल मॉडल जितनी भी जो अच्छे काम जिन्होंने किए हैं, मैं स्पेसिफिकली आपको एक नाम लेके तो शायद ना बता पाऊँ, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं वो सर हर व्यक्ति मेरे लिए रोल मॉडल है। हर व्यक्ति के लिए एक अलग से मेरे मन में सहानुभूति कह लीजिए, कि रिस्पेक्ट कह लीजिए, कि जो अच्छा काम करता है उसके लिए बिल्कुल। ये जब संघर्ष के दिन थे, जब पढ़ते थे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, बीच में जब घर पर आते थे, मम्मी का पेरेंट्स का, मम्मी-पापा क्या रिएक्शंस होता था? किस तरह की बातें होती थी? क्या पूछते थे? मम्मी तो अनपढ़ है, उनके सपने जो पूछती जज बनना है, तो उनके बारे में बताओ वो क्या है? मेरी मम्मी ये है कि सर बोलते थे हमेशा आते ही कि भाई पहले तो जैसे हर एक माँ वो को देसी बिल्कुल। हाँ, हर एक माँ को जैसे टेंशन होती है कि भाई आया कि भाई पतला हो गया है, रोटी-राटी खा लिया कर, ठीक टाइम पे खावा कि नहीं उड़े। तो मतलब ये है कि भाई हाँ, अपना खाना अच्छे से खिलाना घर पे, ठीक है? और बाकी ये था कि हमेशा हौसला देते थे कि भाई कोई नहीं, एक संघर्ष कर रहा है, लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो कभी न कभी अपना भी टाइम आओगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहे के वहाँ तो वो ही हौसला था बस, और उसके सारे। ठीक है। और पापा ना कई बार वो बोल नहीं पाते, वो अपनी बातों को मन में दबाते रहते। पिताजी का रिएक्शंस क्या था इस स्ट्रगल के दिनों में? मेरे पिताजी भी सर, जैसे मेरी माताजी हैं, सेम उनका भी मतलब मैं आपको जैसे बताया कि उनका, मैं ये सोचता था कि जैसे दोस्तों से बात करता था बाकियों से, तो बहुत सारे दोस्त कहते थे कि भाई घर से थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है, तो जब मैं अपने घर वालों के बारे में बताता, तो वो भी मतलब कहते थे कि यार मतलब घर वाले तो ऐसे होने चाहिए, ठीक है? प्यार तो सब करते हैं, मतलब ये कि सब
लेकिन ये जो एक सपोर्ट है सर, अनकंडीशनल सपोर्ट कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी, एज की कोई लिमिट, या फिर अपना फाइनेंशियली घर वालों का, चलो ये अपना घर, मेरी माँ अपना मिड डे मील वर्कर हैं, जैसे कुक हैं, अच्छा, माता जी मिड डे मील वर्कर है। मिड डे मील कुक एंड हेल्पर हैं, ठीक है, सरकारी यहाँ स्कूल में। सरकारी स्कूल में गांव में ही। ओके। तो जितने भी पैसे मिलते थे तो उसी से अपना घर चलाते थे, और बाकी जो खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत होता था उससे। लेकिन कभी भी उन्होंने मतलब मुझे ये चीज़ फील नहीं होने दी कि भाई हम किसी तंगी में हैं, या फिर तू अपना ये स्ट्रगल थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने हमेशा ये बोला नौकरी कोई, पकड़ ले जल्दी हाँ, से जल्दी है, हाँ, ऐसा कि नहीं कहा। कभी ऐसा कभी नहीं बोला कि भाई तू किस चीज़ के लिए निकला हुआ है, चल तू छोटी मोटी कोई कर ले, कभी भी नहीं बोला। कहते कि तेरा एम है, तू अपना पूरा करेगा, तेरा रास्ता है, तू चल। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ उसका इंटरव्यू के बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, जब इंटरव्यू हुआ था, कहाँ हुआ था, जब वहाँ पहुँचे किस तरह का माहौल था, और फिर जब क्वेश्चनिंग हुई क्या कुछ उसमें पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान? इंटरव्यू के दौरान कहाँ हुआ था इंटरव्यू? इंटरव्यू हमारा सर अपना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के प्रेमाइसेस उधर ही हुआ था। और कितने जजों की बेंच थी, कमेटी थी? पैनल होते हैं सर, तो उसमें टोटल जैसे 11 मेंबर्स होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि 7, 8, 9 जितने भी हो सकते हैं। तो ये था कि बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल आपके था। इंटरव्यू में कितने का पैनल था? उस दिन 6। 6 का। हाँ जी। तो सभी 6 ने क्वेश्चन पूछे थे? सबने सर, ठीक और है। बहुत फ्रेंडली माहौल था। बहुत अच्छे पैनल मेंबर्स, रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स। शुरुआत किसने की, किस क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी? पहले तो जैसे ये था कि इंट्रोडक्शन, और फिर क्वेश्चनिंग थी। जैसे मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो जींद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अच्छा। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स जींद से हैं, तो उससे रिलेटेड। और उसके बाद अपना सिविल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस, और क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस, और जैसे कि कोचिंग से रिलेटेड। और तो ये इंटरव्यूज। कहीं किसी क्वेश्चन में फंसे तो नहीं थे? सबके जवाब दिए? नहीं सर, काफ़ी 1-2 क्वेश्चंस में हुआ था। हाँ। हाँ, जो अच्छे से सर आंसर नहीं दे पाए, फंसे भी। हाँ, लेकिन तब जो उनका रिएक्शन क्या था जब आप क्वेश्चन नहीं दे पाए? तब भी सर बहुत फ्रेंडली था कि हाँ। भाई जैसे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, हाँ। तो वो हर चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी बहुत सपोर्टिव थे, अच्छे फ्रेंडली नेचर था, अच्छे स्माइल कर। तो और जब इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, बाहर आए, इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, तब उन्होंने क्या बोला था? कि सर उस टाइम ऐसे रिएक्शन से तो कुछ बोला नहीं था। हाँ। तो बस थैंक यू बोल के और हम ओके। आगे। हाँ जी। और क्या लगा आपको जब बाहर देके आए, सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा, कितना सर कुछ? उस टाइम सर थोड़ी नर्वसनेस तो थी, हाँ। लेकिन विश्वास था कि हो जाएगा, हो सिलेक्शन हो जाएगा। जाएगा, हैं? हाँ जी। अच्छा, मन में हो गया था पूरा हाँ कंप्लीट जी। उसी दिन? हाँ जी। हाँ जी। और जब रिजल्ट आया उस दिन कहाँ थे, किसने सूचना दी रिजल्ट? उस टाइम सर मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने भी ये साथ में हमने अच्छा, ये ये क्लियर किया है, वो क्लियर जज बने हैं? किया, इंटरव्यू दिया हुआ था। तो उन्होंने मुझे कॉल की, तो मतलब रैंडम कॉल थी कि वैसे ही। हाँ। तो कहते कि आओ मिलते हैं, तो हम जाके उनके रूम पे गए, हम बैठे हुए थे, तो उसी टाइम रिजल्ट आया था। तो हम 3 दोस्त थे वहाँ बैठे हुए थे, तो उस टाइम अच्छा, ऐसे। हाँ जी। कैसी खुशी, वो फीलिंग्स उसमें कि किस तरह का फर्स्ट रिएक्शन, पहला फ़ोन फिर किसने किया? आपने किसको बताया फ़ोन करके मेरा सिलेक्शन हो गया वो? सर एक्चुअली एक सपना पूरा हुआ था, 3 साल की तपस्या पूरी हुई बिल्कुल, थी। बिल्कुल सर। सर मेरी सिस्टर, हुँ। मेरे माता-पिता तो मेरे लिए बिल्कुल भगवान रूप हैं ही, जी। लेकिन मेरी सिस्टर भी मेरे लिए बहुत, मतलब मैं आपसे बड़ी हैं, छोटी हैं? छोटी हैं। मैं मानता हूँ कि मेरी सिस्टर मेरे लिए बहुत लकी है। तो मैं जैसे कोई चीज़ शेयर करनी होती है, तो मैं सबसे पहले उनके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं सबसे पहला कॉल मेरी सिस्टर को ही किया था। जी। ओके। हाँ जी। क्या रिएक्शन था उनका? उनका रिएक्शन तो सर अभी है कि बयान तो शायद ना कर पाएँ, लेकिन बहुत खुशी थी सर। और मम्मी-पापा को बताया तो फिर? उनके भी सर बहुत ज़्यादा। सेकंड कॉल उनका थी, हाँ मम्मी जी, को, हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। हाँ जी। और जो युवा देख रहे हैं, इनके लिए क्या मैसेज आपका? मैसेज सर ये कि एक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसका जो एक
रास्ते पर चलना होता है सर, वो रास्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस रास्ते पर संभल के उसी लक्ष्य, उसी एम को माइंड में रखते हुए 24 के 24 घंटे, ना दिन देखनी है ना रात देखनी है सर। अगर उस एक डिटर्मिनेशन के साथ, अगर मेरे जो साथी देख रहे हैं, अगर वो उस रास्ते पर उस डिटर्मिनेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, एक ईमानदारी के साथ अगर आगे बढ़े, तो मैं कहता हूँ कि सर कुछ भी अगर आप हासिल करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल। चाहे आपके कोई भी कठिनाइयाँ हो, फाइनेंशियली वीक हो सकते हो, ठीक, मेंटली, फिजिकली, सोशली, लेकिन सर सब चीज़ों से मतलब पार पाया जा सकता है। मेहनत के साथ। सिर्फ मेहनत और डिटर्मिनेशन की भाई करना ही करना है। करना ही करना है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सर। और ज़िंदगी में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको इंसान अपनी संघर्ष और अपनी मेहनत के दम पर पा नहीं सकता, और वही सुखबीर बोरा जी ने बताई। तो जो युवा साथी सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, अपने बच्चों को बड़े पदों पर जज बनाना चाहते हैं या कोई और बड़ा अफ़सर बनवाना चाहते हैं, तो जो सुखबीर जी का जिस तरह का दृढ़ संकल्प था कि एक टारगेट है और उस टारगेट को अचीव करना है, दूसरा कोई मन में टारगेट से कभी विचलित नहीं होना, और ये तंगियाँ हैं, मुश्किलें हैं, यही हमें निखारती हैं और निखार कर यही हमें आगे बढ़ाती हैं। और मेरे गाँव की पहली स्टोरी है, मैंने आज तक गाँव की कोई खबर नहीं की है। बहुत सारे लोग कहते थे कि गाँव में भी ये खबर कर दो, वो कर दो, लेकिन मैं गाँव की खबरों से दूर रहा। आज मैं पहली बार, और मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत अच्छी खबर को कवर करने के लिए आया हूँ। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सुखबीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार।